अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाजरीन, मैं आज मौजूद हूं बल्दिया टाउन में और मेरे पीछे है अली इंटरप्राइजेज। ये वो फैक्ट्री है जिसमें आज से 2.5 साल पहले आग लगने की वजह से 259 अफराद जो है वो शहीद हो गए थे। उस वक्त तो हमें ये बताया गया था कि ये आग एक हादसे की वजह से लगी है और इसमें जो नुकसान हुआ था उसके मुख्तलिफ वजूहात बताई जा रही थी। कहा जा रहा था कि ये जो गेट है इसको बंद रखा गया जिसकी वजह से लोग बाहर नहीं आ सके। अगर ये गेट खुला होता, यहाँ पे इंतजामात होते आग बुझाने के, फायर ब्रिगेड वक्त पे आ जाती, फायर अलार्म सिस्टम होता, तो शायद इतना बड़ा जानी नुकसान नहीं होता। लेकिन रिजवान कुरैशी नामी शख्स की जीआईटी में ये इंकशाफ किया गया था कि इस फैक्ट्री में आग लगी नहीं थी, लगाई गई थी भत्ता ना मिलने की वजह से। अब ये फैसला तो कोर्ट ने करना है कि क्या ये हादसा था या कोई दहशतगर्दी का वाकया। लेकिन हम अपने तौर पर कोशिश करेंगे हकायक जानने की और उन लवाहिकीन से भी बात करेंगे जिनसे वादे किए गए थे कॉम्पनसेशन के, जिनसे वादा किया गया था कि उनको इंसाफ मिलेगा। तो आइए बात करते हैं उन लवाहिकीन से और उनसे पूछते हैं कि क्या हुकूमत ने किए गए वादे पूरे किए या नहीं। मैं इस वक्त बल्दिया टाउन के घर पे मौजूद हूं। अली इंटरप्राइजेज में जो आग लगी थी सितंबर 2012 में, जिसमें 259 अफराद शहीद हो गए थे, उनके लवाहिकीन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनके वालिदैन भी हैं, उनकी बहनें भी हैं। हम इनसे बात करेंगे क्या लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया है, क्या इनको इंसाफ मिलने की तवक्को है, तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। मेरे साथ यहाँ पर जो है जाबिर साहब मौजूद हैं। जाबिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी यहाँ पर हैं और ये तमाम जो हमारी बहनें और माएँ यहाँ पर मौजूद हैं। जाबिर साहब, ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ था, 259 जो हैं जवान शहीद हो गए, जिसमें ज़्यादा जवान थे, औरतें भी इसमें थी। आपके भी इसमें साहबजादे थे? मेरे बेटा थे मोहम्मद जान, जब 22 साल उम्र थी इनकी, 4 साल से यहाँ सर्विस कर रहे थे। लेकिन अचानक शाम को इतला कि फैक्ट्री में आग लगी। जब फैक्ट्री हम पहुँचे तो वहाँ वो हाल था कि हमारे सामने हमारे लाल जल रहे थे, लेकिन हम उसको बचा ना सके। इतना जुल्म जास्ती हुई है। इसमें सबसे पहले मुलव्वस तो फैक्ट्री मालिक हैं कि जिन्होंने ऐसी सनत बनाई थी जिससे एक ही रास्ता रखा था जाने का। बाकी खिड़कियों को सील कर दिया, दरवाजे सब सील थे। अगर दूसरा रास्ता होता तो इतनी मौत वाक़ई ना होती। आपके साहबजादे भी थे इसमें? क्या उम्र थी? क्या नाम था? आदिल अहमद। आदिल अहमद 25-26 साल उम्र थी जी, और 15 साल उसकी सर्विस, 11 साल सर्विस थी। 11 साल से इसी फैक्ट्री में थी। डायरेक्ट काम ही इसी फैक्ट्री में उसने करा। किसी ने अंदर गया, रात भर बच्चे चिल्लाते रहे, ऊधम होते रहे, फ़ोन हमारे पास आते रहे। फिर रात को 9 बजे के बाद फ़ोन उसका बंद हो गया। तो नीचे बेस में था, कटिंग डिपार्टमेंट। पहले फ़ोन आ रहे थे उसके, जब आग लगी थी, इसके बाद भी बात हुई थी। तो क्या बात हुई थी आखिरी दफा उससे? क्या बात हुई थी? छोटे बेटे से बात हुए थे, बोला हम चल रहे, हमें निकालो, गेट बंद कर दिया। बात करता है वो। बाकी इनको सजा देना चाहना है। हमारा बच्चा चला गया, मेरा बच्चा यतीम था, मेरा घर का चूल्हा ये चलाता था। इन लोगों को सजा देना, हुकूमत से यही दरख्वास्त है, बस इन लोगों को लाके इसी फैक्ट्री के ऊपर लाके जलाए ताकि हमारे को सब्र है। उस दिन पेमेंट था, इनके पेमेंट मिलना था, तनख्वाह मिलनी थी उसको जी। खाना शाम को होटल से लेके आऊँगा, पेमेंट मिलनी थी। बोले अम्मी नारी वारी मैं लेके आऊँगा, आज पकाने का इंतजाम मत करना। अपने छोटे भाई को बोला, उसके उस दिन बर्थडे था, अपना भाई को बोला केक मंगा के रखना। उसी दिन उसका सालगिरह था, पेमेंट मिलेगा, अम्मी केक मंगा के रखना। आप भाई हैं आदिल के? आपसे बात हुई थी आदिल की उस दिन? उस दिन मुझे फ़ोन करके बोल रहा था कि भाई जल्दी आ जाना, आज मेरी सालगिरह है, मैं केक लेकर आऊँगा। वो केक नहीं आया जी, वो केक नहीं आया। उसकी लाश आई उसके दूसरे दिन। पूरी रात में वहाँ पे था, किसी ने कुछ भी नहीं किया। फायर ब्रिगेड वालों ने भी कुछ नहीं किया। वो आग पे पानी मारते थे, मज़ीद आग और लगती थी। वो नीचे बेसमेंट में थे, वहाँ बिल्डोज़र भी खड़ा हुआ था। वो चाहते दीवार तोड़ के अंदर से उनको निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं निकाला। इसके बाद कोई नौकरी वगैरह का बंदोबस्त किया है? क्योंकि तुम्हारी वालिदा बता रही है कि वो घर के लिए जो है सारा कमाता था। सब कुछ वही कमाते थे, सब कुछ। कोई नौकरी वगैरह हुकूमत ने या जो कुछ नहीं किया, थे फैक्ट्री के, कुछ नहीं किया? बस 10 लाख रुपए स्टार्ट में उन्होंने दिए हमें, 9 लाख रुपए।
आपका बेटा भी जो है इसी हादसे में शहीद हुआ है। जी ये मेरा बेटा था, ये साथ में शहीद हुआ। नाम जी, क्या था उनका? उसका मोहम्मद हनीफ, मतलब शहीद हुआ था। मेरा आग लगी थी, शाम को 6 बजे हमको पता चला था। हम दूसरे घर से पता चला था, हमारे घर पे टीवी नहीं थी। फिर हम वहाँ से गए थे, मेरा घर वाला भी गया, हमारे रिश्तेदार गए थे। मतलब वहाँ से 3 दिन भागते रह गए, हमें लाश भी नहीं मिली अभी तक। आपको लाश नहीं मिली? आपके नहीं बेटे की? लाश मिली, हमें 3 मरतबा हमने खून टच दिया है, अभी तक कहीं पता भी नहीं है। बोलते हैं हमें खून दो, हमको लाश देगा, लाश देगा। हमारे बेटे को कोई निशानी भी नहीं मिली, हमको पता भी नहीं है हमारे बेटे की कब्र कहाँ है, हम कहाँ जाऊंगे ढूंढने के लिए। हमारे बेटे की लाश मिल जाए तो हम तो भी दिल को तसल्ली भी हो जाती है, सुकून भी आ बताया जाता है। यहाँ पे जाबिर भाई ने कि आपका बेटा जो है वो सुन भी नहीं सकता था और बोल भी नहीं सकता नहीं था। सुनता भी नहीं है, बोलता भी नहीं था ना। तो इसका मतलब आपकी बात भी नहीं हुई थी जब नहीं, आग लगी बात तो उसके नहीं बाद होती, तो बात भी यहाँ होना मुमकिन आखिरी नहीं में है। कोई बात भी नहीं, सुनने बोलने वाला होता तो फिर भी बात कर लेते थे ना। हमको निकालने की कोशिश करो, वैसे भी अभी निकालने की कोशिश तो कर रहा था, अभी उसको कोई जगह भी नहीं मिली। जालिम लोगों ने बाहर से ताला लगा दिया, किसी जगह भी नहीं थी निकालने के लिए। ये आपकी 2 बेटियां हैं, उनकी बेटियां बहनें ये हैं, गूंगी बहरी है, ये भी नहीं सुनती- बोल सकती। नहीं, दोनों नहीं बोल सकती। ये भी ये बेटा है हमारा, ये दूसरा बेटा है यो। आपके भाई की तस्वीर जी है? भाई की तस्वीर है। भाई सुबह गया था, मिलकर भी नहीं किया था। उससे एक दिन पहले बोल रहा था मैं अब्बू पेमेंट लाऊंगा तो घर का किराया दे देंगे और मैंने मोबाइल लिए, मैं मोबाइल के पैसे भी दूंगा। अब्बू ने बोला ठीक है। वो फैक्ट्री हुआ, भाई मेरा दोस्त का भाई था, वो रोक रहा था आज काम पर नहीं जाना, आज मेरे दुकान पे बहुत काम है, तू मेरे साथ काम कर ले। बोलता नहीं मेरे को पेमेंट लेनी है, मेरे अब्बू ने किराया देना, आज 11 तारीख हो गई है, 10 तारीख को किराया देते हम लोग। भाई नहीं माना, भाई चला गया, नहीं मैं पेमेंट लेके जल्दी आ जाऊंगा। शाम को 7 बजे हमको इत्तला मिली फैक्ट्री में आग लगी हुई है। उसी टाइम अब्बू काम से आए थे, अब मेरे अब्बू भी मजदूरी करते थे, अब जवान बेटे की मौत की वजह से वो मजदूरी भी नहीं कर सकते। और उसके बाद मोबाइल, इसकी जेब में हर चीज़ थी, कोई चीज़ नहीं मिली हम लोगों को। सही। और इसकी डेड बॉडी मिली, हम बहुत अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपने भाई का चेहरा देखा। एक और बहन मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनके भी रिश्तेदार जो हैं इसी फैक्ट्री में जलकर शहीद हो गए। कौन लगते थे आपके ये? भाई था मेरा छोटा, 17 साल उम्र थी इनकी और 3 साल से काम कर रहे थे इस फैक्ट्री में। सब में छोटा था, 17 साल थी इसकी। कॉम्पनसेशन मिल गया आपको हुकूमत की जानिब से? तकरीबन 12 लाख तक मिले हैं, जैसे 12 लाख तक मिले। अब इसके बाद जो अभी चेक मिल रहे थे उनमें ही हमारे ये भी 1 महीना हुआ है। जिस दिन चेक मिलने का था उसी दिन हमारे अब्बू की डेट हो गई, उसकी वजह से वो चेक भी रुक गए। अब वो धक्के खिला रहे हैं कि ये करवाओ वो करवाओ, उसमें भी कुछ मसला हल नहीं हो रहा है। अदालत में अभी भी ये केस जो है बल्दिया टाउन का, सानिया बल्दिया टाउन का ही चल रहा है। इंसाफ की तवक्को है कि जो भी कसूरवार था इसका उसको सज़ा मिलेगी? सज़ा मिलनी चाहिए, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे बच्चे बेकसूर के, अभी तो उन्होंने देखा ही क्या, इतनी कम उम्र थी उनकी, लेकिन अपने घर की मजबूरी में बाहर निकले थे कमाने। एक और वालिदैन मेरे साथ मौजूद है जिनका जवान बच्चा इसी बल्दिया टाउन के साने में शहीद हुआ। ये उसकी तस्वीर भी इनके पास है। क्या नाम था और कितनी उम्र थी आपके बेटे की? मेरे बेटे की उम्र 18.5 साल थी, नाम उसका मोहम्मद राहिल खान था। कितने अरसे से काम कर रहा था राहिल इस ये फैक्ट्री? 8 साल से इस फैक्ट्री में काम करता 8 साल से? जी 8 कितनी साल कम से। उम्र से लगा दिया था फैक्ट्री में उनको? सर हमारी माली परेशानी थी, मजबूरी थी हमारी, क्या करते हम। तो कभी ऐसा कोई ख़तरा महसूस हुआ था कि इतना बड़ा वाक़या हो सकता है इस फैक्ट्री में? नहीं सर, इतना बड़ा हमने कभी ज़हनो गुमान में सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा हमको ज़रा सा भी पता होता तो हम अपने बेटे को थोड़ी भी, ये तो हमारा लगता जिगर था, अब कैसे भेजते इसको मौत के मुंह में। ये बात दुरुस्त है कि वहाँ पे जो है दरवाजे बंद कर दिए गए थे और इन लोगों को नहीं निकलने दिया वहाँ से? सर हमने उन दीवारों पे सर मारे जाके, आप यकीन नहीं करोगे, कोई हमें अंदर नहीं जाने देता था। दरवाजे ताले लगाए हुए बाहर से, समझ नहीं आ रही है क्यों ऐसा किया इन लोगों ने। बस बच्चों की चीखों पुकार की आवाज़ें आ अंदर रही से थी, लोग चीख रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन ये जालिम कोई दरवाज़ा तक खोलने को तैयार नहीं था। आपको इंसाफ मिलना जो है वो ज़रूरी है। ये कोई हादसा था तो अगर मालकान की गलती थी उनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाना ज़रूरी है, और अगर ये कोई दहशतगर्दी का वाक़या था तो उन दहशतगर्दों को भी जो है कैफ़े किरदार तक पहुंचाना, उनको सज़ा मिलना ज़रूरी है। मिलनी चाहिए उनको, ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। उम्मीद है इंसाफ मिलेगा? इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। अगर मियाँ नवाज शरीफ चाहे ना तो हम गरीबों को इंसाफ ज़रूर मिलेगा,
और उनको चाहिए कि वो तवज्जो दें इस केस पे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये सानिया था। और मियाँ साहब, आप खुदा के लिए, हमें पैसे की ज़रूरत नहीं। आपने 3 लाख का ऐलान किया था, खुदारा वो हमें ना दें, लेकिन हमारे इस मसले को हल करें। क्योंकि यहाँ लोगों ने पकड़ा मुजरिमों को भी, उनके बारे में बयान भी आया कि हाँ हमने आग लगाई थी, हम भत्ता लेने गए थे, लेकिन फिर वो बात दब गई। अब कोई हमारी सुनवाई नहीं है, हमारे साथ किसी का राब्ता नहीं है, कोई हमें हकायक नहीं बताता कि हुआ क्या है। क्या नाम था आपके बेटे का और कितने साल का था? मोहम्मद हारिस। कितनी उम्र थी हारिस? 18 साल की उम्र थी। और कितने अरसे से काम कर रहा था? 3 साल से ही काम कर रहा था, प्रेस में ऊपर। तो हम लोग ने जब इतला मिली तो हम लोग ने फ़ोन करा, घंटी बज रही लेकिन फ़ोन नहीं उठा रहा था। आपका दिल दुखाना हमारा बिल्कुल मकसद नहीं है। इंसाफ की तवक्को है कि जिन लोगों का भी कसूर है, चाहे वो दहशतगर्दी का वाकया था या हादसा था, इंसाफ की तवक्को अल्लाह है। देगा इंसाफ हमारे को। हम लोगों ने सब्र करा। ये आपको लगता है हादसा था या कोई कार्रवाई की है? देखो किसी जी, ने? उसमें देखा कि आग लगी है, कोई पता नहीं चल रहा था। टीम में आई थी, कमीशन बना था, उन्होंने कहा ये सर्किट को आग लगी है। फिर दोबारा कमीशन बैठा, उसने कहा ये बैलर फटा था। अभी हम किस में एतमाद करें? हम तो 2.5 साल से इसी इंतज़ार में कि इसकी रिपोर्ट आए और असल मुजरिमों को सज़ा मिले, चाहे मिल फैक्ट्री मालिक हैं या कोई और दहशतगर्द है या अंदर से कोई मुलव्वस है। इसका तो ये हुकूमत को पता है कि कौन है, क्या है, क्या नहीं। लेकिन हम हुकूमत से अपील करते हैं कि खुदारा ये इतना बड़ा सानिया जो भी है उसको सामने आना चाहिए, सामने आना चाहे चाहिए। दहशतगर्दी का वाकया चाहे हादसा, इसको सामने आना उनको चाहिए। सजा मिलनी चाहिए कि हम लोग के कलेजे को ठंड पहुँचे। आपको लगता है कि इंसाफ होगा, ये लोग पकड़े जाएंगे? देखो जी, मैं कुछ कह नहीं सकता। ये पाकिस्तान है या अंधेर नगरी चौपड़ राज है। मैंने पहले ही कहा है कि ये ऐवानों में जो बैठे हुए हैं, इनकी आंखों पे काली पट्टियाँ, ये देख नहीं सकते, इनकी आंखों कानों में रूंठ ठोसी हुई है, ये सुन नहीं सकते। ये सिर्फ कहते हैं हमारा इक़्तिदार ना जाए, भले कुछ भी हो जाए। ये 259 के 2,59,000 ही मर जाएं तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं जरा आपसे भी एक दफ़ा फिर पूछना चाहूँगा, ये आपको क्या लगता है, ये हादसा था या किसी ने कोई कार्रवाई की थी? ये हम क्या, हमारे नज़र में तो पूरा पाकिस्तान ही है, कत्ल किया पूरा पाकिस्तान। माँ के दिल से तो यही कह सकते और कुछ नहीं कह सकते। नवाज शरीफ साहब हमारा इंसाफ करे बस। हुकूमत में बैठे, उन्होंने उस टाइम हुकूमत में नहीं बैठे थे, फिर भी उन्होंने अपना वादा पूरा किया है। बोला था हम देंगे, बाकी उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। किसी फर्द को नौकरी दी घर में? नहीं दिए। नहीं दिए? नहीं, किसी को नौकरी नहीं दी है, कोई वायदा करा अभी तक कोई पूरा नहीं करा। बाकी हमारा इंसाफ चाहिए। हमें तवक्को है हुकूमत से कि हमें बहुत जल्द इंसाफ दिया जाएगा। जैसे शाह साहब कत्ल केस का 6 माह में फैसला हुआ, हमारा 2.5 साल में फैसला नहीं हुआ कि असल मुजरिम कौन है, क्या है, क्या नहीं। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि खुदारा हमें इंसाफ दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जाबिर भाई आपका भी, और तमाम आप लोग जहाँ यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोग आए यहाँ पर। और मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि आप लोगों से बात करें, अपने चैनल के ज़रिए आपकी आवाज़ पहुँचाएँ, ताकि जो लोग इक़्तिदार में हैं, जो कुछ कर सकते हैं, आपको इंसाफ दिलवा सकते हैं, जो नौकरी, पैसे या प्लॉट का वादा था और वो वादा पूरा नहीं हुआ, वो वादा पूरा करें। कम से कम ये प्रोग्राम देख के उनको ये एहसास हो कि ये वादे आप लोगों ने किए थे, आप लोग मजलूम हैं, आपको हक मिलना चाहिए, आपको इंसाफ मिलना चाहिए। और मैं फिर कहूँगा, ये तो कोर्ट नहीं फैसला करना, ये फैसला मैंने नहीं करना है कि ये कोई एक्सीडेंट था या ये कोई दहशतगर्दी का वाकया था। लेकिन जो भी था, जिसकी भी गफलत थी, जिसकी भी गलती थी, जिसका भी गुनाह था, उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए और वक्त पे इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। हमने अपनी जान छुड़ानी है इस साइकोपैथ। प्ले बॉय टर्न पॉलिटिशियन। ये नॉर्मल आदमी नहीं है। उसका अपना किरदार क्या है? लोगों को वहां से बैठ के मरवाता है। धरनों में क्या क्या होता रहा? 3-3 घंटे गाने भी सुनाता है, पागलों वाली भी बातें करता है। नशावर अद्वियात का इस्तेमाल पूरा इस्लामाबाद गवाह है। किसी फोरम पे नहीं बैठेंगे आगे से जिधर MQM हो। APC में बैठकर मुनाफिकाना बयान दिए जाते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक में जाने से पहले आपने उन लवाहिकीन के इंटरव्यूज देखे जिनके प्यारे जलकर मर गए थे बल्दिया टाउन फैक्ट्री में जो आग लगी थी, और आपने उनकी बातें सुनी। और इसके बाद ये आपने देखा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इमरान खान साहब की, और इसके बाद उसका जवाब दिया हैदर अब्बास रिजवी साहब ने। इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। अवाम के मसाइल ही कुछ और है, अवाम का दुख ही कुछ और है, उनकी परेशानी ही कुछ और है। लेकिन सियासतदान हस्ब मामूल हम देखते हैं कि इल्ज़ामात की सियासत करते हैं। पहले तो हम देख रहे थे कि कुछ अरसे तक पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान जो है ये थी सारी बयानबाजी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN की तरफ थी बयानबाजी। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM आमने सामने थे। तमाम बयानात आपने देखे भी, सुने भी, उस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। GIT के हवाले से भी मैं बात करना चाहूँगा प्रोग्राम में, और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है रऊफ सिद्दीकी साहब ने, MQM के सीनियर रहनुमा है। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ साहब, प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया। नज़ीर लगारी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद है। नज़ीर लगारी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं चाहूँगा इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी ज़रूर लें। रऊफ सिद्दीकी साहब, GIT पे तो मैं बात करूँगा आपसे, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से इस पर बड़ी बहस हो रही है, और आज मैंने लवाहिकीन से बातचीत भी की है। लेकिन इससे पहले मैं आज जो ये आप दोनों की बयानबाजी हुई है MQM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस हवाले से बात करना चाहूँगा। आपको लगता है आज जो इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका सबब वो खिताब था अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो कि 2 रोज़ पहले हुआ? उसमें उन्होंने कुछ बात की शीरी मज़ारी साहिबा के हवाले से, कुछ ऐसे अल्फाज थे जिसको कंडेम बहुत सारे लोगों ने किया। और कल मैंने देखा था ट्वीट नसीम जहरा साहिबा का, उन्होंने कहा था कि शायद इस पर हैदर अब्बास रिजवी साहब ने माजरत भी की है। देखिए जी, बात सारी ये है कि वो GIT पे पहले बात कर लेते। ये तो इमरान खान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उस पर मैं बाद में आऊंगा। मैं चाह रहा हूं कि मुझे सिर्फ ये बता दें, आज इमरान खान साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका सबब क्या वो तकरीर थी अल्ताफ हुसैन साहब की? देखिए, नहीं तो बात सबब की तो अगर आप देखें तो ये शुरुआत की इमरान खान ने, उनकी पार्टी ने बैठकर इस GIT को लेकर एक तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया, जो मुंह में आया बड़बड़ शुरू कर दिया बग़ैर सोचे समझे। वो एक तो एक खातून बगैर सोचे समझे बोलती है, उनको पता ही नहीं है और ना तमीज़ का दायरा है उनके कि वो बात क्या कर रही हैं और कर क्या रही हैं। जबकि MQM की तो कोई लड़ाई ऐसा थी नहीं। हालांकि इन्होंने जो हरकतें की वो सबके सामने है कि मुकदमा चलाने के लिए दुनिया को बेवकूफ़ बनाना, चंदा कि आओ जो MQM है पैसा दो, मैं मुकदमा चलाऊँगा, मैं लंदन जाऊँगा, मैं ये करूँगा, ये फ़ॉरेन ट्रिप लगा रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं और टाइट फिश। फिर दोबारा इन्होंने अब ये सिलसिला शुरू किया। दूसरी बात यह है कि जो बेहूदगियाँ वहाँ पर होती रही ये तो सबको मालूम है। अच्छा, बेहूदगियों को छोड़िए, सबसे अहम बात तो ये है कि ख़ुद इमरान खान जिस तरीक़े से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, आपने उसको देखा नशे की हालत में। ये एक ऐसा शख्स, ये पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मतियों में से एक बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ लीडरशिप में भी ऐसे नौटंकी टाइप के प्ले बॉय आ जाते हैं कि जिसकी बचपने से लेकर इस बुढ़ापे तक का पूरा किरदार सामने मौजूद है। और फिर वहाँ पर जो कुछ हुआ, ये MQM कर रहे थे, ये तो खुद कर रहे थे। आप मुझे बताइए कि कहाँ मुँह छुपाएंगे? धरने में क्या हुआ? धरने में तो शादियाँ हुई हैं, और शादियाँ भी बहालत मजबूरी हुई खुद। मतलब कहने का ये है कि इस किस्म की डर्टी गुफ्तगू, डर्टी पॉलिटिक्स, अपने आप को बैठकर ये समझ लेना कि भाई मैं ही अकले कुल हूँ, मैं ही इसका निजात देता हूँ, मैं ही। ये बात ठीक कह रहे हैं। GIT के बाद जो रिएक्शन था PTI का, और मेरे हाथ में वो प्रेस रिलीज भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, बड़ा सख्त था, सख्त अल्फाज थे। देखिए, लेकिन सर इस पे नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल तो नहीं किया था। और अगर मैं उस खिताब की जो बात कर रहा हूँ अल्ताफ हुसैन साहब की, उस पर तो हैदर अब्बास रिजवी साहब ने गालिबन कल एक प्रोग्राम में माजरत भी की है। देखिए, एक बात सुने, बात यह थी कि अल्ताफ भाई ने खुद माजरत की थी उसमें। वो जो तकरीर थी, अल्ताफ भाई ने उसके बाद ये बात कही कि भाई मेरी किसी की दिल शिकनी हुई हो तो मैं उसके ऊपर माजरत करता हूँ। ये तो अल्ताफ भाई ने अपनी तकरीर में कहा। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि क्या ये जेब देता है कि बैठे बिठाए ऑटो पे लग गई, और फिर इजाबत है वो पार्टी पॉलिसी थी, इससे पूछ के की होंगे ना इमरान खान से। आप एक बात बताएं, नाजेबा बात की, आप जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसकी चल रही थी, आपने देखा? मतलब है कि एक ऐसा शख्स जो दुनिया ज़माने का बदनाम ज़माना, जिसके अपने किरदार की ये बात हो। मैंने तो ये, वो कह रहा है कि जहाँ पाकिस्तान अल्ताफ हुसैन से जान छुड़ानी, यार मैं बात सुनो यार, बात सारी ये है कि मैं तहरीक इंसाफ के शुरफा से कहूँगा, पाकिस्तान के उन शुरफा से कहूँगा जो इसके साथ घूम रहे हैं, ये तो किसी घर में चला जाए तो वो घर बदनाम हो जाता है ऐसे शख्स से। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे लोगों की सोबत से भी दूर रहो। बेहतर होता है कि रऊफ साहब के हमारे साथ तहरीक इंसाफ के कोई नुमाइंदे होते, फिर आप ये बात करते तो मेरे ख्याल से वो भी इसका जवाब देते। मैं GIT की बात देखिए शहजाद भाई जी, शहजाद भाई जरा एक जुमला मुकम्मल कर लूँ। देखिए, बात सारी ये है
कि एक सस्ती शोहरत, मैं सिर्फ थोड़ा, जब इतनी बड़ी बात निकली है, आप मुझे बताइए कि आर्मी पब्लिक स्कूल पे 140 से ज़ायद बच्चे मार दिए गए। किसने मारे? तहरीक तालिबान ने मारे। तहरीक तालिबान ने उनको शहीद किया, ज़बह किया, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया हिल गई। तहरीक तालिबान ने 80,000 मुसलमानों का कत्लेआम किया इस पाकिस्तान के अंदर, कबूल करके किया। तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात थी जिसको 13 मई को तहरीक तालिबान ने ये कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ये तहरीक तालिबान ने कहा कि ये हमारा आदमी है। तहरीक तालिबान की ये हिमायत करता है। ज़रब आज़म शुरू हुई, इसने धरने से ऐलान किया कि अगर मैं वज़ीर आज़म होता तो मैं ये ऑपरेशन नहीं होने देता। मतलब कहने का, एक जुमला मुकम्मल कर, एक जुमला मुकम्मल करूँ फिर आगे जाइए, चले जाइए, फिर मुझे कोई वो नहीं रहेगा। मसला ये है कि ये जो 80,000 पाकिस्तानी गली कूचों में मारे गए, शहीद हुए, इस तारीख गाँव में मारे गए, इसकी पूरी FIR तहरीक इंसाफ, इमरान खान और जमात इस्लामी और सिराजुल हक के ऊपर इस्टेब्लिश होना चाहिए। और मैं बताऊं कि अब अगर कोई धमाका हुआ कहीं पर और तहरीक तालिबान ने कबूल किया तो इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी इसके पॉलिटिकल विंग इमरान खान के ऊपर और जमात इस्लामी पर होगी। ये इस बात को अवामी गैज़ो गज़ब को ये याद रखे। इस पर मैं आपसे एक सवाल भी करना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले नज़ीर लगारी साहब, आज इमरान खान साहब ने अल्ताफ़ हुसैन साहब को कहा कि नीम पागल हैं, नॉर्मल नहीं है, बेवकूफ़ हैं। दूसरी तरफ से हैदर अब्बास रिजवी साहब ने कहा कि इमरान खान साहब प्ले बॉय टर्न पॉलिटिशियन है, नशावर, अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। क्या ये सियासत अब हम इस मुल्क में देखेंगे? नहीं तो नहीं है ये सियासत, लेकिन क्या आगे भी ऐसे ही चलना है मामला? ये इंटरनेशनल न्यूज़ है। जिस तरह के हालात होते हैं उसी तरह की ही डिक्शनरी, सियासी डिक्शनरी मैदान में आती है। जिस तरह के हम दौर से गुजर रहे हैं, जिस तरह के हालात से गुजर रहे हैं, उसी हालात का रिफ्लेक्शन हमारे सियासी रहनुमाओं के बयान में आता है। आप देखें, ये जो शुरू हुआ है सिलसिला 2-3 रोज़ पहले से, मुझे और चीज़ें, ठीक है मिलिटेंसी होगी, ठीक है, आप कह रहे हैं कि MQM में है तो ठीक है, MQM में होगी। आपको रियासत इसलिए है कि वो अपनी कार्रवाई करे। अगर मिलिटेंसी पीपल्स पार्टी में है तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करे। अगर जमात इस्लामी में है, जमात इस्लामी के खिलाफ करे। जिसके खिलाफ मिलिटेंसी है, जहाँ इनके पास शहादत है वहाँ करें। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि पूरी कौम का फोकस था पेशावर सानहे पर, और पूरी कौम ये देख रही थी कि पेशावर सानहे के बाद जिस तेज़ी से सियासी क़यादत ने और अस्करी क़यादत ने मिलकर कोई एजेंडा बनाया था, कोई कार्रवाई होनी थी, और हमारी मुखालफत के बावजूद ये भी तय कर लिया गया था कि फौजी अदालतें बनेगी, और उसके लिए 21वीं तरमीम लाई गई। कि कहाँ गई वो 21वीं तरमीम, कहाँ गई फौजी अदालतें, कहाँ गया वो सारी कार्रवाई, सारा मेरा ख्याल ये है कि ये फोकस शिफ्ट करने की कार्रवाई है। ये तो इसमें आ गए हैं चूँकि बयानात का सिलसिला चल पड़ा है, और इस बयानात के सिलसिले में MQM भी और तहरीक इंसाफ भी शरीक हो गई है। असल मसला यह है कि फोकस शिफ्ट कर दिया जाए। इसको इनिशिएट किसने किया, कौन ये सब कुछ चाह रहा है, किसका ये सब कुछ एजेंडा है, ये अलग बात है। लेकिन हुआ ये, अमलन ये हुआ है कि फोकस शिफ्ट हो गया, और अब हमने ये लड़ाई देखना शुरू कर दी है कि हैदराबाद रिजवी साहब क्या कहते हैं, और इमरान खान क्या कहते हैं, और अल्ताफ हुसैन साहब क्या कहते हैं, और रऊफ सिद्दीकी साहब क्या कहते हैं, और कोई और क्या कहते हैं, हम श्री मदारी साहबा क्या कहती हैं, उनके बारे में क्या कहा जाता है। अब हमारी तवज्जो इस जानिब हो गई है। हम उस जगह से हट गए हैं जहां हमने 140 बच्चों की लाशें उठाई हैं। हम उस फोकस से हट गए हैं बुनियादी तौर पर। हम इसलिए कि हमारा ये तजर्बा हो गया है कि हमारा इम्तिहान लिया जाता है, इस कौम का इम्तिहान लिया जाता है, और उसको बहरान में मुब्तला किया जाता है, फिर उसकी तवज्जो हटाने के लिए एक और वाक़या कर दिया जाता है। तो ये इस तरह के वाक़यात हैं। अच्छा, रऊफ सिद्दीकी साहब, अभी आप जो कह रहे थे कि ये तमाम अगर कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसकी FIR फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात इस्लामी पर कटनी चाहिए, तो सर यही बात है MQM के हवाले से हर पार्टी करती है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे ANP हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो। तो ये तो किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं बना। इस मुल्क में कानून होना चाहिए, और कानून जिसको मुल्जिम से मुजरिम ठहराए उसको हमने मुजरिम कहना है ना। बिल्कुल सही है। ये कानूनी बात मैं कर रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे एक कातिल की कानून में यह है कि एक कातिल को पनाह देने वाला, उसकी मदद करने वाला भी कातिल समझा जाता है, और दोनों बिहाइंड द बार जाते हैं, जेल जाते हैं। ये तो तय है ना, ये कानून के अंदर है। मिसाल के तौर पे अगर ये क्रिमिनल्स की हिमायत कर रहे हो, आप मुझे बताइए कि सानिया जो हुआ जिसमें आर्मी पब्लिक स्कूल में बच्चे शहीद हुए, तो उसकी हिमायत तो किसी ने नहीं की ना, उस वाक़ये की तो किसी ने हिमायत नहीं की। नहीं, मुज़ाकरात की तो हर किसी ने हिमायत की थी सर। उस मुज़ाकरात की हिमायत में तो APC में आप भी शामिल थे सर, MQM भी शामिल थी उसमें। तो
सर जी, अरे सर जी, मैं तो ये बात कह रहा हूँ, हिमायत तो अपनी जगह। मुझे सिर्फ ये बताइए कि KPK की हुकूमत इनके पास, वज़ीर आला इनके पास, वहाँ का जो लीडर है कायद इमरान खान, वो धरने में बैठ के 3 बजे कह रहा है कि मैं जाके मामलात को देखूंगा, और जिसने धमाके किए, जिसने कत्ल किया, वो तहरीक तालिबान ओन कर रही है। मुझे ये एक उसका ब्रेक की तरफ जाना है रऊफ सिद्दीकी साहब। ब्रेक के बाद फिर मैं GIT के हवाले से बात करूंगा, क्योंकि आप जिस वक्त ये आग लगी थी बल्दिया की फैक्ट्री में, आप उस वक्त मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज थे। एक ब्रेक के बाद बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। रऊफ सिद्दीकी साहब और नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। बात करते हैं GIT के हवाले से। रिजवान कुरैशी की जो GIT थी, उस पर शर्जील मेमन साहब ने आज ये फरमाया है कि ये GIT गलत नहीं हो सकती, इसमें बहुत सारे इदारे थे जो कि इस पर काम कर रहे थे। तो रऊफ सिद्दीकी साहब, शर्जील मेमन साहब तो फरमाते हैं कि GIT गलत नहीं हो सकती, इसलिए मैं दो टोक आपसे सवाल कर लेता हूँ। क्या MQM का कोई भी शख्स, चाहे वो सीनियर ऑफिशियल हो या जूनियर हो या मिडिल लेवल हो, आप समेत किसी ने भी क्या बल्दिया के जो फैक्ट्री थी अली इंटरप्राइज, उससे भत्ता मांगा था? ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं आपने के काफ़ी इंटरव्यूज़ मैंने अभी बल्दिया में देखे। अगर आप मुझे 1-2 मिनट दें ताकि मैं तफसील से ज़रा सी गुफ्तगू बता दूं, ताकि आपके सुनने वाले भी हों और बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। जी, पहली बात यह है कि सानिया बल्दिया जिस वक्त हुआ, जब आग लगी, तो उस वक्त जब मैंने TV पे देखा कि ये ख़बर आने शुरू हुई, साइट से मुझे इत्तला मिली कि वहाँ आग लगी हुई है और आग बढ़ रही है, तो मैं सीधा रश किया वहाँ पर, और वहाँ जाकर खड़ा हुआ तो देखा कि हर तरफ से आग के शोले निकल रहे थे और वहाँ लोग रो रहे थे। मैं हक्का बक्का देख रहा हूँ कि मैं तो ये समझ रहा था कि 800-900 आदमी अंदर हैं, क्योंकि सभी चीख पुकार मची हुई थी। अच्छा, मैं हक्का बक्का इंसानों को जलते हुए देख रहा था, उनकी माएँ बच्चे, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ वहाँ पर। फिर वहाँ पानी फेंका जा रहा था, वहाँ से कोई बिल्डिंग तोड़ के उधर से निकल रहा था, और मैं मतलब है कि एक वज़ीर सनत व तिजारत, उसकी साइड के एरिया में आग लगी हुई है और मैं बेदस्तोपा खड़ा हूँ। पता चला, मैंने फौरी तौर पे MD और उसको बुलाया, मैंने कहा कि इसकी फ़ौरन तहक़ीक़ात करो मुझे, और मैं रात भर तक वहाँ पे रहा। ठीक है सर। पूरा मीडिया। उसके बाद ये हुआ कि मुझे लोगों ने बताया वहाँ पर, जो मुलाजिमीन अंदर आए थे, कि शायद तनख्वाहें वगैरह बट रही थी अंदर। उन्होंने बताया कि मालिकान यहाँ गेट के ऊपर खड़े हुए थे, गेट को ताला लगाया गया, शायद गेट आग कहीं ऊपर लगी थी, और ये पूरी कार्रवाई होती रही। मैंने कहा तो मालिकान क्यों भाग गए और कुंडी किसने लगाई? तो मैंने ये कहा, फौरी तौर पर एक्शन ये लिया कि साइट की कितनी जिम्मेदारी है। पता चला कि इनकी तो कोई जिम्मेदारी नहीं थी, सारी चीज़ें थी ये लेबर मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सिविल डिफेंस की। तो और उस पर मैंने कहा इनकी FIR काटो फौरी तौर पे साइट के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, और इनको पकड़ के लाओ, ये भागे कैसे। दूसरा दिन गुजर गया, यही सूरत हाल रही। इतने लोग जीते जागते मर गए। मैं तो वो मंजर भी आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मैं खड़ा हुआ था वहाँ। सर, नुक्ता क्या है आपका? नुक्ता मुझे बता दें क्या है। सुन ले, तीसरे दिन क्या हुआ कि मुझे पता चला कि इनके मालिकान की ज़मानत सक्कर और लाड़काना हाई कोर्ट से हो रही है। मैंने कहा ये लड़काना और सक्कर हाई कोर्ट बेंच से कैसे हो रही है। खैर, वो ज़मानत भी हुई और कोर्ट ही ने उसको मनसूख कर दी। और मैंने उसके ऊपर कहा कि जब मैंने देखा कि इतना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, और मुझे एक भी खबर ये नहीं थी कि इसके अंदर कोई भत्ते का अंसर था। साइड एरिया में जो अगवा बराए तावान हो रहा था, वो तहरीक तालिबान और लियारी गैंग वार वाले कर रहे थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट ने जाकर CM हाउस में भी बात की थी और उसके ऊपर कार्रवाई हुई। मेरे पास मेरे जितने भी ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ये आते थे जाते थे, कोई एक शिकायत किसी जगह पर MQM के भत्ते की मेरे पास नहीं आई। ठीक है, मुझे जरा इस पे तज्जिया लेने दें नज़ीर लगारी साहब का। नज़ीर लगारी साहब, ये आप समझते हैं कि MQM के खिलाफ किसी किस्म की साजिश हो रही है या पुलिस और रेंजर्स अपना काम कर रहे हैं? क्योंकि देखें, ये स्टोरी आई बल्दिया वाली, उसके बाद हमने देखा कि कल जो है एक और MQM के सेक्टर इंचार्ज को रेंजर्स ने पकड़ा और उसका जो है ताल्लुक बताया जा रहा है, कनेक्शन बताए जा रहे हैं 12 मई से। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अच्छा, अगर MQM इन वाक़यात में मुलविस भी है, तो ये कौन सा वक्त है आपने इस वक्त जो इन चीज़ों को निकाला है और JIT रिपोर्ट्स जारी कर रहे हैं? ये रिपोर्टें तो आप उस वक्त जारी कर सकते थे जब रिपोर्टें आपके पास मौजूद थी। क्या ये आज की कार्रवाई हुई है? क्या ये आज इन्वेस्टिगेशन हुई है? और ये कौन सा मौका है?
मतलब ये मैं पहले अर्ज कर रहा हूँ कि एक फोकस शिफ्ट हुआ है कि भाई चलो सारी की सारी कौम मिलकर ये चाह रही है कि दहशतगर्दी को एलिमिनेट किया जाए, चलें भी आप कार्रवाई शुरू करें। अब मुझे नहीं पता चल रहा कि ज़रब अज़ब हो रही है कि नहीं हो रही है, मुझे नहीं पता चला IDPs का क्या हाल है, मुझे नहीं पता है कि जनाब जो कोर्टें बन रही थी वो बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं, हमें नहीं पता है कि अब उसके आगे पेशरफ्त क्या हो रही है। अब ये इशू शुरू हो गया है। चलिए आप इस इशू को आप अंजाम तक पहुंचाएं और ले जाएं जनाब, मालूम करवाएं, इन्वेस्टिगेट करवाएं। अब आपके पास आ गया है JIT रिपोर्ट, तो आपने गिरफ्तारी जाहिर की, कब गिरफ्तारी जाहिर की, किस वक्त आपने जो है आप कोर्ट में जाएंगे। अच्छा, इस पे नज़ीर लगारी साहब, मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर असद उमर साहब मौजूद, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। असद उमर साहब, हैदर अब्बास रिजवी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात की थी, बड़ी अहम बात है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा, इस पे सवाल करूंगा फिर मैं आपसे। जी, जरूरत पड़ती है तो सारी बातें होती हैं, लोग भेजो जलसे में कामयाब कराने हैं, यूं है वो है, बड़े फोन आने लगते हैं इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट, बात होती है बड़े बड़े लीडरों की। जी, बाकी इल्जामात तो छोड़ दें असद उमर साहब, लेकिन हैदर अब्बास रिजवी साहब ये फरमा रहे थे कि जब जलसा करना होता है कराची में तो मदद भी मांगी जाती है, फोन भी करवाए जाते हैं, लोगों को बुलवा कर जलसा कामयाब करवाने की भी ख्वाहिश की जाती है। क्या तहरीक इंसाफ ने ये जो जलसे करवाए कराची में MQM की मदद से करवाएं, MQM के लोग शामिल थे उसमें? बिल्कुल सरियन गलत बयानी है शहजाद। जितने लोग 3 दिन की कॉल पे तहरीक इंसाफ ने उस दिन तहरीक इंसाफ के लिए निकल के आए थे, पता नहीं आखिरी दफा कब होगा कि MQM अपने लिए इतने लोग निकाल चुकी हो। वो खुद उनके पास अब कैपेसिटी नहीं है इतने लोगों को लाने की, तो वो तहरीक इंसाफ के लिए क्या लेके आते, तो बिल्कुल गलत बयानी पे मबनी है ये बयान। तो वो क्यों कह रहे थे हैदर अब्बास रिजवी साहब के शाह महमूद साहब कॉल करते हैं, लंदन सेक्रेट में कॉल किए जाते हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब की जिस वक्त बात हुई थी लंदन, तो मैं कमरे में बैठा हुआ और उस डिस्कशन में कहीं दूर दूर तक भी इस चीज की कोई जिक्र नहीं था। वो डिस्कशन हो रही थी एक स्ट्रैटेजी की। इस वक्त हमने एक हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च की हुई थी और MQM, अगर आपको याद हो, बीच में एक पीरियड आया था जब उन्होंने भी बहुत तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, तो वो उस पस मंजर के अंदर डिस्कशन हुई थी। उसका इस कराची के जलसे से और वहाँ लोग लाने से कोई दूर दूर का ताल्लुक नहीं था। मैं इस वक्त अभी आपकी जब कॉल आई तो मैं शाह महमूद कुरैशी के साथ बैठा हुआ था और वो कह रहे हैं सरीहन गलत बयानी है और उन्होंने ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं की। ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब देते हैं असद साहब। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमरान खान साहब ने, जिसमें उन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में बड़ी बड़ी बातें की हैं, इस मौके पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना क्यों जरूरी समझा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? देखें, जो बयानात वहां से आए थे MQM की तरफ से और अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से, और खास तौर पे तहरीक इंसाफ की खवातीन के बारे में, डॉक्टर शीरीन मजारी जैसी एक मोतबर, एक डिग्निफाइड खातून के बारे में जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल की गई, जिस किस्म के इल्जामात लगाए गए, आप सियासत में एक दूसरे का नुक्ता नजर सुनते हैं, जवाबात भी देते हैं, लेकिन अगर जाती अटैक होंगे और वो भी खवातीन के ऊपर किए जाएंगे और जिस नौयत के अटैक किए थे, तो माफ कीजिएगा फिर उसका जवाब तो फिर देना पड़ता है। अगर इमरान खान आज जवाब ना देते तो तहरीक इंसाफ की जो लाखों खवातीन जो सपोर्ट भी करती रही हैं, जो जलसों में आती हैं, जो धरने के ऊपर आती रही थी, तो आप सोचें कि उनके दिन के ऊपर क्या गुजरी थी। मैं इस वक्त हो ये रहा है, मुझे जहां तक नजर आता है शहजाद, कि वो एक इतना बड़ा एक एक्सप्लोसिव इशू आया और वो इशू था उस रिपोर्ट का, JIT रिपोर्ट का, जिसके अंदर कहा गया कि MQM के लोगों ने भत्ता लेने के लिए एक फैक्ट्री के ऊपर एक आग लगवाई और 250 लोग उसके अंदर जल के मर गए। जी, लेकिन मैंने आपकी प्रेस रिलीज पढ़ी है सर, आप यू आर जंपिंग टू द कंक्लूजन अगर उस प्रेस रिलीज को पढ़ा जाए, क्योंकि JIT का मतलब ये तो नहीं है ना कि कोर्ट ने कह दिया कि हाँ ये मुल्जिम है, ये मुल्जिम नहीं है, मुजरिम है। शहजाद, मैंने तो कहा ही नहीं था कि कोर्ट ने फैसला किया। मैंने तो कहा आपकी प्रेस रिलीज की बात कर रहा हूँ सर। आपने प्रेस रिलीज अगर पढ़ी हो अपनी सेक्रेटरीट की तो बड़ी सख्त थी। मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ ना कि मैंने तो JIT की बात की, मैं वही तो बोल रहा हूँ। उस हमारे जो एक नुक्ता नजर है उसके ऊपर MQM की दूसरी राय जाहिर होगी और MQM उसके ऊपर जवाब भी देगा।
वो पूरे हक बजाने में उसका जवाब देने के लिए एक सियासी हमने पोजीशन ली, लेकिन उसका जवाब ये हो कि खवातीन के ऊपर हमले और हमारे लीडर्स की खवातीन जो लीडर्स हैं डॉक्टर शीरीन मजारी जैसे उनके ऊपर हमले हो और खवातीन पे हमले हो, ये बिल्कुल भी किसी तौर पे एक्सेप्टेबल है। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब हमसे बात करने के लिए। एक बड़ा अहम सवाल रऊफ सिद्दीकी साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपनी बात भी करना चाहेंगे लेकिन इस चीज का जवाब मुझे जरूर दीजिएगा। शायद ये जो है में जो बयान हो वो गलत हो, लेकिन सर क्या वजह है कि हर जमात पुलिस में, चाहे वो शाहिद हयात साहब हो, चाहे कादिर थेबो साहब हो, चाहे रेंजर्स का कोई भी सीनियर हो, तमाम लोगों का कभी ना कभी इशारा ये जरूर होता है कि एमक्यूएम इस शहर में भत्ता लेती है। ये क्या वजह है? जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, क्या वजह है इसकी? लेकिन इन तमाम मोतबर शख्सियात जिनका आपने जिक्र किया, इन्होंने कभी भी ये नहीं बताया और कभी इस पर टॉक शो नहीं हुए कि दहशतगर्दी का जो वाक़या आर्मी पब्लिक स्कूल में हुआ कि वहाँ के हुकूमत को क्रिटिसाइज नहीं किया, वहाँ के वज़ीर आला जो डांस पार्टियाँ शरीक करता रहा उसके सर उस पर बाद में बात कर लेंगे। मेरे अहम सवाल का जवाब दे दे, वो बात आप पहले कर चुके हैं सर, प्लीज मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करना है। एग्जैक्टली मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने अरसे से बैठा हूँ, मैं एज ए होम मिनिस्टर भी यहाँ सर्व कर चुका हूँ। मुझे कोई आदमी ऐसा बताइए जिसने एमक्यूएम के आदमी ने जाकर भत्ता मांगा हो और उस भत्ते के ऊपर या गिरफ्तारियां हुई। हमारे नाम पे इन लोगों ने भत्ते लिए और जब हमें पकड़ा, हमारे गवर्नर ने आगे पहली दफा जो भत्ते के ऊपर 10 साल की सजा रखी। सवाल मेरा यही था कि हर जमात आपकी जमात पर इल्जाम क्यों लगाती है फिर? हाँ, इसलिए लगाती है जमात कि हम इस फ्यूडल लॉर्ड्स में, इस मॉडरेसी सियासत में हम उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। और एक बात मैं थोड़ी सी, असद उमर भी बात करते हुए चले गए, मैं ये बता रहा था कि जीआईटी रिपोर्ट का ये इतने पढ़े लिखे लोग जब ये गुफ्तगू करते हैं, मैं इस तरह की गुफ्तगू आदी नहीं हूँ, इसमें मेरे मिजाज का कोई कसूर नहीं, तेरे सलूक ने लहजा बदल दिया मेरा। बात ये पढ़े लिखे लोग, आप बताइए इतने बड़े बड़े डिग्रियाँ लिए हुए, इनको जीआईटी के मतलब नहीं आता। और ठीक है सर, मुझे प्रोग्राम यहाँ पे वाइंड अप करना है, वी आर ओवर टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ सिद्दीकी साहब, असद उमर साहब, आपका भी शुक्रिया। नज़ीर लगारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। इस प्रोग्राम का फीडबैक नाज़रीन आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।